Good morning, everyone. Now, in our polity series, we will start constitutional body as well as we will also cover non-constitutional body. So, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जैसे 10-11 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, फिर उसके बाद नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी हम करेंगे और इसमें से जो क्वेश्चंस है वो आ जाते हैं, एमसीक्यू बहुत सारे आते हैं कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से। सो वी विल कवर इट. So, what are the constitutional body? The body which are established by the Constitution of India, and the constitutional body derive their power directly from the Constitution, whereas the non-constitutional body derive their power from the respective legislation. दो तरह की body mainly होती है, constitutional and non-constitutional. Non-constitutional further आगे जो है वो दो तरह की होगी, हम आप ये देखते हैं. Constitutional body जो है जो authority established by legislation are generally subjected to the supremacy of legislative, whether central or state, as well as executive, while the constitutional authority are not subject to the legislative exercise of power. For example, हमारे election commission of India, it is a constitutional body. Finance commission a constitutional body. So election commission is not answerable to the president of India, though they are deriving their power from the constitution. constitution के अंदर कुछ articles हैं उनको लेके, तो वो वहां से अपनी बात करते हैं. बाकी जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है उनको पार्लियामेंट जो स्टेट लेजिस्लेचर बनाते हैं, कुछ लॉ पास किया जाता है, लेकिन उसके अंदर जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो तब्दीली कर सकती है. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंदर जो है अगर कुछ चेंज वगैरह करना तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और फिर जो है स्टेट और सेंट्रल की कंसल्टेशन के साथ ही होगा. दे आर दोज बॉडी विच फाइंड कंसिडरेबल मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन वे लाइक हैविंग ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल उनका कुछ मेंशन होगा, जैसे हमने अभी देखा पार्ट 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इलेक्शंस आता है. यहाँ पे 324 आर्टिकल्स है जो इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करता है, उसका कंपोजिशन, उसकी पावर, उसकी इंडिपेंडेंस, तो वो उसके अंदर मेंशन है. What are the non-constitutional bodies then? They are those body which do not find mention in the constitution. So ये further आगे दो तरह की है, statutory bodies and non-statutory body. So what are the statutory body? They are those bodies which are created by a law passed by the parliament which explicitly mention the objective for creation, their composition and their power. For example, right to information act है, उसके अंदर जो है इलेक्शन इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो बनाए जाते हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर. तो उस एक्ट के अंदर जो है इसकी पावर्स जो है वो बताई गई है, क्या क्या उनकी अथॉरिटी है, क्या क्या उनकी ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसके थ्रू बनाई जाती है. सच बॉडी आर सब्जेक्ट टू चेंज बाय रिस्पेक्टिव चेंज इन द लॉ गवर्निंग देम. फिर उसके बाद गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अगर उसके अंदर चेंज करना चाहे तो कर सकती है. जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर ही गवर्नमेंट ने फिर उसके बाद चेंजेस करे थे और अपॉइंटमेंट्स वगैरह को लेके रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन कमिश्नर की उनकी जो टेन्योर वगैरह है वो जो है गवर्नमेंट ऑफ द डे जो है वो डिसाइड करूगी इवन for the state information commissioner. So these are the statutory body and then non-statutory body which are also known as the executive body. इनके लिए कोई लॉ नहीं बनाना पड़ता पार्लियामेंट के अंदर. गवर्नमेंट ऑफ द डे जो है वो अपना एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू करती है जिसके थ्रू वो बॉडी क्रिएट की जाती है. जैसे पहले प्लानिंग कमीशन थी, इट वाज आल्सो एग्जीक्यूटिव बॉडी, इसीलिए उसको रिप्लेस करके नीति आयोग बनाया है जो गवर्नमेंट का थिंक टैंक है. इट इज आल्सो एग्जीक्यूटिव बॉडी. सच बॉडीज हैव नो कॉन्स्टिट्यूशनल और लॉ बैकिंग देम. उनको कोई ना था कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग होती है ना ही कोई पार्लियामेंट द्वारा लॉ बनाया होता है. सो दीज bodies are very important. Lot of question are asked from these topics, so we will study first one by one, then at the end of it we will also do the comparative analysis. वन बाय वन इसलिए भी करना इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर हम वन बाय वन नहीं करेंगे तो फिर जो है अच्छे से समझ नहीं पाएंगे और उसके लिए कुछ आंसर राइटिंग भी करनी है तो वो नहीं कर पाएंगे. सो वी विल डू वन बाय वन. First, we will see the constitutional body under which we will see Election Commission of India. So currently our Chief Election Commissioner is Sushil Chandra, as you can see in the photo. So they are mentioned in part 15 of the Indian Constitution. ये बहुत important facts ही जो है मैं आपको बताऊंगी which you can note down.
15th part of Indian Constitution deal with the election, establish a commission for these matter. फर्स्ट इलेक्शन कमीशन जो है कब इस्टेब्लिश किया गया था? ऑन 25 जनवरी 1950. कौन कौन से आर्टिकल है? 324 से 329 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द पावर, फंक्शन, टेन्योर, एलिजिबिलिटी एक्सेट्रा ऑफ द कमीशन एंड द मेंबर. So they administer election to the Lok Sabha, Rajya Sabha, State Legislative Assembly, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इन द कंट्री. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पंचायती राज, जो म्यूनिसिपैलिटीज इलेक्शंस होती है, उनको जो है हमारा एक चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो नहीं देखता. उसके लिए जो रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है वो देखते हैं. ये सिर्फ पार्लियामेंट की इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शन, प्रेसिडेंट की इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन, उनको ये एडमिनिस्टर करता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट. So who was the first election commissioner of India? इसका आंसर है सुकुमार सेन. He was the first election commissioner of India. और जो इलेक्शन कमिश्नर जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने इसलिए बनाया था क्योंकि हमारी इंडिया जो है इट इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी की जो फर्स्ट कंडीशन यही होती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन. ऐसा नहीं है कि इलेक्शन, जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ के ऊपर डेमोक्रेसी नाम की है लेकिन वहाँ पे जो इलेक्शंस वगैरह है वो फ्री नहीं होती. इसीलिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है और इलेक्शन कमीशन इसीलिए बनाया गया टू इंश्योर द इलेक्शन, टू इंश्योर द फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन कंट्री. और टाइम टू टाइम जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने डिफरेंट जो है रिफॉर्म्स भी लेके आए हैं और कुछ खामियां भी है विच रियली नीड टू बी स्ट्रेंथन टू मेक इट. And next we will see the composition of election commission. Originally it was one chief election commissioner. पहले सिर्फ एक chief election commissioner होते थे. फिर उसके बाद by election commission amendment act 1989 which was 61st amendment जो थी उसके अंदर इन्होंने चेंज करके एक chief election commissioner और 2 election commissioner जो है वो बना दिए थे. So चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बट नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट. देखो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 इलेक्शन कमिश्नर है. चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और अदर इलेक्शन कमिश्नर को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, बट ऑन द जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो रिकमेंड करेगा प्रेसिडेंट को कि इनको आपने जो है इलेक्शन कमीशन एज ए अपॉइंट करना है. और उनका जो टर्म इन ऑफिस है वो है 6 ईयर और 65 ईयर ऑफ एज. देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई क्वालिफिकेशन, कोई लीगल क्वालिफिकेशन किसी भी तरह की जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं करा गया था, ना ही उनका सर्विस ऑफ टेन्योर. ये सारी चीज़ें जो है वो प्रेसिडेंट के ऊपर छोड़ी थी कि वो प्रेसिडेंट जो है वो डिसाइड करेंगे, अंडर विच 6 ईयर और 65 ईयर ऑफ एज जो है वो ऐड किया गया. उनकी जो सैलरी होती है इक्विवेलेंट टू द सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं, चाहे चीफ इलेक्शन कमीशन है चाहे अदर इलेक्शन कमीशन है, उन सबकी जो है सैलरी सुप्रीम कोर्ट जज के जितनी होती है. और रिमूवल रिक्वायर ए रेजोल्यूशन इन बोथ द हाउस विद द स्पेशल मेजोरिटी ऑन अकाउंट ऑफ प्रूव मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी. देखो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना उनको जो हटाने का जो प्रोविजन है वो सेम है जैसे एक सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का है, ऑन द अकाउंट ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी. और उनको हटाने के लिए जो है पार्लियामेंट के अंदर रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बाय स्पेशल मेजोरिटी. बट जो अदर इलेक्शन कमिश्नर है, ये वाले 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर है, उनको अगर प्रेसिडेंट ने हटाना है तो चीफ इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन बहुत ज़रूरी है. वही उनको रिकमेंड करेगा कि इनको हटाना है, तभी उसको हटाया जा सकता है. सिर्फ जो है ये वाला स्पेशल मेजोरिटी वाला प्रोविजन जो है वो सिर्फ सिक्योरिटी जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ही दी गई है, नॉट अदर इलेक्शन कमिश्नर. और इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. नेक्स्ट पावर एंड फंक्शन. और जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उनके क्या क्या जो है पावर है, क्या क्या फंक्शन है उनके, वो है बहुत सारी पावर्स है. एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, एडवाइजरी पावर है, क्वासी जुडिशियल पावर है. टू डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ पीरियोडिक एंड टाइमली इलेक्शन, चाहे जनरल इलेक्शन है चाहे बाई इलेक्शन है, वो सारा जो है इलेक्शन कमीशन ही जो डिसाइड करते हैं. इलेक्टोरल रोल, इशू इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो होता है एपिक कार्ड, वो सारा इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्शन कमीशन है वो डिसाइड करते हैं. डिसाइड ऑन लोकेशन पोलिंग स्टेशन, असाइनमेंट ऑफ वोटर्स टू द पोलिंग स्टेशन, लोकेशन ऑफ काउंटिंग सेंटर, arrangement to be made in and around polling station and counting center and all allied matters. grant recognition to political party, जो political party होती है उनको recognize करना.
अलॉट करना इलेक्शन सिंबल, और अगर इलेक्शन सिंबल को लेके कोई लड़ाई होती है पार्टीज के बीच में, वो भी डिस्प्यूट जो है जो इलेक्शन कमीशन जो है वो देखता है. सो इट हैज आल्सो क्वासी जुडिशियल पावर. It has also advisory jurisdiction in matter of post-election disqualification of sitting MPs और MLA. जो member of parliament है या state legislature है, when they are elected to the houses, to the respective houses, उसके बाद उनकी जो disqualification होती है, उसके अंदर जो president उनको disqualify करते हैं, different जो representation of the people act है, उनके अंदर फिर जो है वो इलेक्शन कमिश्नर जो है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं, जहाँ गवर्नर को जो है वो एडवाइस करते हैं. सो दे आल्सो हैव एडवाइजरी जुरिसडिक्शन. इट इशू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. जब भी जैसे इलेक्शंस की डेट जब भी अनाउंस करी जाती है, तभी मॉडल कोड कंडक्ट जो है केम इनटू द फोर्स. सो इट आल्सो इशू द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन इलेक्शन फॉर पॉलिटिकल पार्टी एंड द candidate. It set limits of campaign expenditure per candidate to all the political party and also monitor the same. जो भी सारी चीजें हैं, सुपरवाइज करना मशीनरी ऑफ इलेक्शन, सब कुछ जो इंश्योर करना, वो सारी चीजें जो इलेक्शन कमिश्नर जो है देखता है. जब भी ऐसे कोरोना का टाइम चल रहा था, तब भी इलेक्शन कमिश्नर ने ये देखा कि इज इट फिजिबल टू कंडक्ट इलेक्शन. जो लोग 60+ थे, उनको कैसे जो है वोटिंग जो है वो कैसे करनी पड़ेगी. ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखता है. और इलेक्शन कमीशन जो है वो अकेले ही, जैसे हमने देखा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्टेट के भी जो बहुत सारी स्टेट है हमारी, वहां भी जो है इलेक्शन कमीशन ही जो देखते हैं. तो वो सिर्फ ऐसा नहीं कि वो सिर्फ अकेले करते हैं, उनको असिस्ट करने के लिए बहुत सारी जो है आगे बॉडीज है. जैसे सेंटर के ऊपर अगर कोई इलेक्शन वगैरह जनरल इलेक्शन कंडक्ट करनी है, तो उनको असिस्ट करते हैं डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर. सेंटर के ऊपर उनको करेंगे डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर, जो सिविल सर्विस से लिए जाते हैं टेन्योर बेसिस के ऊपर. और स्टेट के ऊपर, जैसे हर कोई स्टेट है उसका अपना एक स्टेट इलेक्शन स्टेट का एक अपना जो है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होएगा. जैसे अलग अलग स्टेट है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उनका अपना चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है. जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट की कंसल्टेशन के साथ हर स्टेट के अंदर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है वो अपॉइंट करता है. उसके नीचे हर एक जो डिस्ट्रिक्ट है, वो जो हमारा डीसी है, ही एक्ट एज ए डीआरओ, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर. सेंटर के ऊपर इलेक्शन कमीशन को जो है डिप्टी इलेक्शन कमीशन देखता है. हर स्टेट के अंदर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है. चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के नीचे जो डीआरओ, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, जो कलेक्टर देखता है. फिर कलेक्टर जो है वो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जब पोलिंग बूथ के अंदर जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, वो जो है डिप्टी कलेक्टर जो है वो देखता है. तो इस तरह से जो है ये सारे मिलके काम करते हैं. और पंचायती राज म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन जो है वो इनका फंक्शन नहीं है, वो रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो देखते हैं. और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जी कि जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर जो रिटायर हो जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको डिबार नहीं किया फॉर फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट. जैसे बहुत सारी हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आगे बढ़ेंगे, कैग है, इन जहाँ यूपीएससी चेयरमैन और मेंबर जो है उनको जो है गवर्नमेंट ने बार किया है फॉर फर्दर अपॉइंटमेंट इन द गवर्नमेंट. लेकिन ऐसा कुछ इलेक्शन कमीशन के बारे में मेंशन नहीं है. बाकी वो सारे जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इन दिस वे दे कैन आस्क यू क्वेश्चन लाइक दिस इज फाइनेंस कमीशन, कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इलेक्शन कमीशन, ऑफिशियल लैंग्वेज, मैचिंग विद द आर्टिकल. सो ये सारे जो है इस तरह क्वेश्चन जो है वो फ्रेम हो जाते हैं. फाइनेंस कमीशन के लिए आर्टिकल 280 है, और इलेक्शन कमीशन के लिए अभी हमने पढ़ा आर्टिकल 324 है. कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस आर्टिकल 340, और ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए आर्टिकल 344. तो इसका जो है आंसर यही है. ये बिल्कुल सारे जो मैच कर रहे हैं ये बिल्कुल सही है. तो इस तरह जो है हम जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी करेंगे, उनके जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो हमें देखने पड़ेंगे. एंड इलेक्शन कमिश्नर शैल नॉट बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर. जी हमने अभी पीछे जो है वो देखा था. सो दिस इज ऑल अबाउट द constitutional body, what are the constitutional, non-constitutional body and election commissioner. And next we will see the other constitutional body. So if there is any query, you can find me always at the Study Gyan on the following Facebook and Telegram link. And please don't forget to subscribe my channel Study Gyan. See you in the next